Hello everyone, this is Rishu and I welcome you to this platform Rishu Science Academy जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर CTET पेपर 2 एंड आज इस सीरीज का हमारा सेकंड डे है। इस सीरीज में हम पूरा सिलेबस CTET में जो भी सिलेबस है आपका CTET का वो पूरा डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ मैंने कुछ PYQs भी लिए हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, PYQs भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसी तरह से, उसके बाद हम कुछ 20-20 या 30-30 क्वेश्चंस के सेट अलग से लगा लेंगे। बट पहले हम सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको जो साइंस पेडागोजी है, साइंस पेडागोजी के लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो 30 मार्क्स की आपकी साइंस आती है पेपर 2 में, तो 20 मार्क्स की थ्योरी होती है, 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है और दोनों ही सेक्शन हम साथ लेते हुए चलेंगे, दोनों ही सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आज हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। एक मिनट, यस, हमारी क्लास है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और ये जो क्लासेस हैं इस सीरीज में, मतलब जो पिछली सीरीज थी उसमें तो मैंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही क्लासेस ली थी, तो ये वाली जो सीरीज है आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेक्चर भी मिलेगा और प्लस आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। तो क्लास को हम बाइलिंगुअल लेते हुए चलेंगे क्योंकि काफी मैसेज आते थे कि मैम हिंदी में भी करवा दीजिए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। तो पहले हम समझेंगे कंबशन एक्चुअली है क्या। पहले कंबशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्लेम पे आएंगे। तो कंबशन एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे इस इमेज में आपको ये आग जलती हुई नजर आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है कंबशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। ये जो आग जल रही है इसी को कह रहे हैं कंबशन, इसी को कह रहे हैं दहन। ठीक है, तो कंबशन क्या है, एक अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें कंबशन की, तो ये क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज हीट एंड यूजुअली लाइट। मतलब दहन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्राय प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। ये जो फ्यूल है, फ्यूल में क्या है, ये वुड है इस केस में। तो ये जो वुड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है और बर्न होने के बाद ये क्या कर रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंबशन की प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का जलना, LPG, पेट्रोल, ये सब क्या है, इन सब में क्या होता है, कंबशन होती है। ठीक है, तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। अब है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, मतलब क्या क्या चीज जरूरी है कंबशन के लिए, कंबशन होने के लिए, आग लगने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। तो उसके लिए 3 चीजें होनी काफी जरूरी है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं होगी तो कंबशन नहीं हो पाएगा, आग नहीं लग पाएगी। फर्स्ट है फ्यूल, ऐसा सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, कोल है, LPG है, तो फ्यूल का होना जरूरी है। सेकंड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। आपको पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना कितना जरूरी है। अच्छा, आपने एक एक्टिविटी की होगी जब आप पढ़ते होंगे अपने बचपन में, कैंडल को आपने बर्न किया और कैंडल के ऊपर अगर आप ग्लास रख देते थे उल्टा करके, तो थोड़ी देर बाद क्या होती थी, कैंडल बुझ जाती थी। क्यों? बिकॉज इसको क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो दैट्स वाई ये आग जो है बुझ जाती थी। तो ऑक्सीजन काफी जरूरी है। उसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर भी जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, कैसा मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बर्निंग। सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो जलने के लिए आवश्यक है उसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो कहीं भी अगर कंबशन की प्रोसेस हो रही है तो कंबशन के लिए ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। एक तो फ्यूल का होना जरूरी है, दूसरा ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। ठीक है, ईंधन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ ज्वलन ताप का होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजों में से एक भी मिसिंग है तो वहां कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन 3 टाइप्स के हैं।
तीन टाइप का कंबशन होता है। फर्स्ट है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन होता है तीव्र दहन। फॉर एग्जांपल जब आप गैस घर पे खाना बनाने के लिए गैस ऑन करते हो तो जैसे ही आप लाइटर या मैच स्टिक उसके पास लेके जाओगे गैस के पास, एकदम से वो बर्न करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस तरह का कंबशन है? दैट इज रैपिड कंबशन, एक तीव्र दहन है, एकदम से आग जलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एलपीजी, गैस स्टोव रैपिड कंबशन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड कंबशन है स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्वतः दहन, जो खुद से ही जलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये खुद से जलना क्यों स्टार्ट हो जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इज एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, ये रखे रखे अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो खुद से जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। दैट्स वाई ये खुद से ही जलना शुरू हो जाता है। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाइट फॉस्फोरस। तो इसलिए ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं ताकि इसमें ये खुद से जलना शुरू ना हो जाए। तो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाइट फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन में, वाटर में, ऑयल में। 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से भी कम है। दैट्स वाई वो खुद से जलना शुरू हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं ताकि ये खुद से जलना शुरू ना हो जाए। क्लियर? अब थर्ड टाइप का कंबशन है एक्सप्लोजन, विस्फोट। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, दिवाली में आपने देखा है पटाखे करते हैं, दिवाली या शादियों में कहीं भी जो पटाखे होते हैं, वो जो पटाखे हैं फायर क्रैकर्स है, वो क्या है, वो एक्सप्लोजन का ही टाइप है। उसमें क्या है, जैसे ही हम उसको जलाएंगे तो उसमें उसमें हीट और लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगा, सम अमाउंट ऑफ गैसेस भी रिलीज होता है। तो ऐसा कंबशन, सडन कंबशन विद हीट, लाइट एंड साउंड, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, गर्मी, रोशनी, आवाज और गैसों के साथ साथ अचानक होने वाला दहन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो ये थर्ड टाइप का कंबशन था। ठीक है, तो हमने कंबशन देख लिया क्या है। कंबशन क्या है, जलने की जो प्रक्रिया है उसको कंबशन कहते हैं। कंबशन के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, फ्यूल होना जरूरी है, फ्यूल का होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, प्लस इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए कंबशन के लिए। उसके अलावा हमने टाइप्स देखे, 3 टाइप्स के कंबशन है। कौन कौन से? रैपिड कंबशन, फॉर एग्जांपल जो हम घर पे गैस बर्न करते हैं, वो किसका एग्जांपल है, रैपिड कंबशन का। सेकंड हमने किया स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसका एग्जाम्पल हमने देखा व्हाइट फॉस्फोरस। अगर उसको हम एज इट इज ओपन में रखेंगे तो उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है। दैट्स वाई वो खुद से जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। थर्ड टाइप का जो कंबशन था दैट वाज एक्सप्लोजन, जिसमें हमने फायर क्रैकर्स का एग्जाम्पल देखा। जब वो बर्न करेगा तो हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, साथ साथ में आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, कि जो मैच स्टिक है, माचिस की तीली है, उसको अगर कमरे के तापमान में हम ऐसे ही रख देंगे ना तो खुद से नहीं जलती। आपने देखा होगा घर में हमने मैच स्टिक रखी होती है, मंदिर में रखी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि माचिस खुद से जलना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसका रीजन क्या है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हायर देन रूम टेम्परेचर, कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। दैट्स वाई वो खुद से जलना शुरू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जाम्पल देखा, तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है ना, वो रूम टेम्परेचर से काफी कम होता है। दैट्स वाई वो खुद से बर्न करना शुरू हो जाता है। बट इन केस ऑफ मैच स्टिक, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है हायर होता है रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन। दैट्स वाई उसमें खुद से आग नहीं लगती जब तक आप उसको रब नहीं करोगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल फायर। अगर आग लग जाए कहीं पे तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि 3 चीजें जरूरी हैं आग के लगने के लिए। अगर तीनों में से किसी भी एक चीज को आप हटा दोगे ना तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ 3। या तो जहां पे आग लग रही है वहां का टेम्परेचर आप कम कर दीजिए, ठीक है, कूलिंग कर दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए। अगर वाटर से कर सकते हैं तो वाटर से कर दीजिए। कटिंग ऑक्सीजन, जिस जगह पे अगर आग लग रही है उस जगह पे अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए तो वहां पे आग लगना बंद हो जाएगी। थर्ड है रिमूविंग फ्यूल, अगर फ्यूल को रिमूव कर दे
तब भी जो कंबशन की प्रोसेस रुक जाएगी। और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं दे यूज दीज 3 प्रिंसिपल्स, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। कौन? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप के हैं, कौन कौन से टाइप हैं और किस किस प्रोसेस में, मतलब कौन कौन से सिचुएशन में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो कौन सा हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, अगर घर में आग लगी है किस तरह का यूज करना है, अगर वुड पे या कपड़ों पे आग लगी है तो किस तरह के एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो ये सारे एक्सटिंग्विशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। फायर एक्सटिंग्विशर जल अग्निशामक, सॉरी वाटर एक्सटिंग्विशर जल अग्निशामक। फर्स्ट एक्सटिंग्विशर है हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। और ये जो वाटर एक्सटिंग्विशर है ये क्लास ए की फायर के लिए जरूरी होता है। अच्छा, 3 तरह की क्लासेस हैं फायर को ना, मतलब ये जो क्लासेस हैं 3 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास ए बी सी। देखो पहले ये बता देती हूँ आपको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में सॉलिड मटेरियल आता है, जैसे वुड और पेपर की अगर आग लगी है, वुड में या पेपर में आग लगी है तो उसको हम कहेंगे क्लास ए की फायर। अगर लिक्विड में फॉर एग्जांपल पेट्रोल या ऑयल में आग लगी है तो हम कहेंगे क्लास बी का फायर एक्सटिंग्विशर। सी इलेक्ट्रिकल फायर के केस में क्लास सी। तो क्लास ए बी सी 3 टाइप की क्लासेस में इसको डिवाइड किया है कि कौन सी, अगर वुड और पेपर में अगर आग लगी है तो हम उसको हम कहेंगे क्लास ए की फायर है, तो इसके लिए हम क्लास ए का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करेंगे। अगर क्लास बी की फायर है तो उसके लिए वो यूज करेंगे, क्लास सी की फायर है तो उसके लिए हम वो यूज करेंगे। और कुछ कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसे होते हैं जो तीनों केस में सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो क्लास ए हो, बी हो, सी हो, ए बी सी तीनों के लिए वो मतलब कि तीनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, तो अभी सारे एक्सटिंग्विशर डिस्कस करेंगे। टोटल 4 to 5 टाइप के एक्सटिंग्विशर है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस काम आता है। ठीक है, तो पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर, जिसको क्लास ए की फायर अगर लग जाए, जैसे वुड या पेपर या क्लोथ में आग लग जाए, तो हम वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जल अग्निशामक को यूज करेंगे। वो क्या करेगा, वहां के टेम्परेचर को ठंडा कर देता है। ठीक है, कूल डाउन द बर्निंग मटेरियल बिलो इग्निशन टेम्परेचर। एंड इसको, ये जो वाटर एक्सटिंग्विशर है, इसको कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या फिर ऑयल पेट्रोल फायर जो होती हैं वहां पे हमें वाटर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड टाइप का एक्सटिंग्विशर है फोम एक्सटिंग्विशर। और फोम एक्सटिंग्विशर किस केस में काम आता है, क्लास बी की फायर। क्लास बी की फायर क्या थी, क्लास बी की फायर होती है जो ऑयल और पेट्रोल डीजल वगैरह से जो आग लगती है उसको कहते हैं क्लास बी की फायर। तो फोम एक्सटिंग्विशर जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, जो क्लास बी की फायर्स होती है। और कैसे काम करती हैं, ये क्या करती है, फोम की एक लेयर बना देंगे जो क्या करेगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से आग अपने आप जलनी स्लो होती जाएगी। एंड दिस ऑल्सो कांट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। जो फोम एक्सटिंग्विशर है हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज नहीं करेंगे। थर्ड टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज कर रहे हैं। एंड हाउ इट वर्क्स, इट डिस्प्ले ऑक्सीजन एंड कूल द फायर, लीव नो रेजिड्यू, गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब ये बर्न होता है तो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता, मतलब जब इसको यूज करते हैं सॉरी एक्सटिंग्विशर को, तो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। एंड इट इज गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में के जो भी सामान है वहां के लिए अच्छा होता है। अच्छा, एक और है dry powder extinguisher, and this is best extinguisher and it is almost used for all type of फायर्स, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, तीनों केसेस में हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। एंड इट स्टॉप द केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर और वेरी वर्सेटाइल, काफी उपयोगी है क्योंकि तीनों ही केस की आग हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कपड़े में लगी हो, तेल में लगी हो, इलेक्ट्रिकल फायर्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हो, तो तीनों ही केस में हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फायर ब्लैंकेट है, जैसे घर में छोटी मोटी अगर आग लगी है तो ये स्पेशल टाइप के ब्लैंकेट होते हैं, फायर ब्लैंकेट, अग्निरोधक कंबल होते हैं जो कि छोटी छोटी फायर्स के लिए, जैसे घर में किचन की फायर है, क्लोथिंग फायर है जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस केस में हम फायर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, इट कवर फायर एंड कट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन मैंने आपको बताया था, अगर कंबशन की प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है
तो या तो ऑक्सीजन का कट ऑफ करोगे, या फिर वहां के टेम्परेचर कूल डाउन करोगे, या फिर क्या करोगे, वहां के जो फ्यूल है उसको रिमूव करोगे। तीनों चीजों में से एक भी चीज रिमूव कर दी तो आप जो कंबशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं कि किस तरह से हम आग को बुझाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया। 3 क्लासेस है, क्लास A B C। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक, विच सब्सटेंस इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे? वाटर एक्सटिंग्विशर, सैंड एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फोम एक्सटिंग्विशर। तो आग को बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है वो यूज करोगे, या फिर यहाँ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर दिया होता तो वो यूज करते आप। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज करोगे इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है फ्यूल एंड इट्स टाइप। अब फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलने पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं फ्यूल। तो फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। और 3 टाइप के फ्यूल्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में लकड़ी और कोयला आ जाएगा। लिक्विड की बात करूं, तरल की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। गैस में एलपीजी, सीएनजी जो है गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या है, गैसेस फ्यूल है। उसके अलावा क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल फ्यूल के? आइडियल फ्यूल जो है, एक अच्छा जो फ्यूल है वो कैसा होना चाहिए? तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, भंडारण और परिवहन में आसान हो, चीप एंड इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए, साफ जलता हो, कम प्रदूषण करता हो, कम पोल्यूशन जो है वो करता हो, और उसके अलावा मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मध्यम ज्वलन ताप, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे ये एक आइडियल फ्यूल है। ठीक है, अब इसमें कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है कि सब्सटेंस गुड फ्यूल हम तब कहेंगे कि वो फ्यूल अच्छा है, आइडियल फ्यूल अच्छा है, अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो तो जलने पर वो कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है, जो जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा वो उतना ही अच्छा आइडियल फ्यूल माना जाएगा। जो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसी को हम कह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 किलो फ्यूल बनने जलने पर उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। और इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर केजी, कि 1 किलोग्राम ईंधन अगर हमने जलाया है तो उसने कितनी ऊष्मा प्रोवाइड की, कितनी गर्मी जो है हमें प्रोवाइड की, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोयला है और मान लो लकड़ी है, कोयले को भी हमने बर्न किया, लकड़ी को भी हमने बर्न किया, दोनों को बर्न किया, तो कौन ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, कोयला या लकड़ी? तो कोयला जो है ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि कोयला और लकड़ी दोनों में से जो कोयला है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। और कितनी है कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू? 25,000 से लेकर 33,000 किलो जूल पर केजी होती है कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू, की जलने पर वो कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो कोयला और वुड में से देखा जाए तो वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 17,000 से 22,000 किलो जूल पर केजी। वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम है एज कंपेयर टू कोयला। ठीक है, तो कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो वुड कोल जो है ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू वुड। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आया भी है, अभी आगे डिस्कस करूंगी। और ये जो चार्ट है ये आप एक बार लर्न मतलब एक बार नजर मार लेना, देख लेना कि किसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप देखो तो ये जो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। सबसे पहले काउडंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू है सबसे कम है 8,000 किलो जूल पर केजी, यूनिट लगा लेना। और वुड की 22,000 है, कोयले की 33,000, बायोगैस की 40,000, डीजल की 45,000, कैरोसिन की भी 45,000, पेट्रोल की भी 45,000 है, मीथेन 50,000 और एलपीजी की 55,000। तो एलपीजी की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है आउट ऑफ दिस। तो ये एक बारी सीरीज देख लेना कि किसकी कितनी किसके आसपास है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी एक कथन जो है इसमें से गलत है। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, कि कैलोरीफिक वैल्यू जो कैरोसिन की होती है वो ज्यादा होती है कोयले के कंपैरिजन। यस, दिस इज ट्रू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन वुड, कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। The calorific value of biogas is more than that of LPG. That is not true, क्योंकि बायोगैस की कम है as compared to LPG। ये देखो, बायोगैस की कितनी थी, 40,000 थी, और LPG की कितनी है, 55,000। तो बायोगैस की ज्यादा नहीं है, LPG की ज्यादा है as compared to बायोगैस। यही स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि बायोगैस का ऊष्मीय मान होता है LPG से अधिक, जो कि सही नहीं है, और यही हमारा आंसर है। डी स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, CNG की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, अब जब हम ये फ्यूल बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे, एयर पोल्यूशन कोज कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एसिड रेन हो सकता है। तो अगर हम फ्यूल्स को एक्सेस अमाउंट में बर्न करें तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एसिड रेन होगा, जो कि आज के टाइम में हम ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। अब जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेस है एयर पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं वो क्या करता है, उसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस जो हैं अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो रिलीज होंगी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से भी, ऑटोमोबाइल से भी ये कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है हम करते हैं, उसकी वजह से भी कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि मेन कोज है एयर पोल्यूशन का। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक हार्मफुल इफेक्ट है फ्यूल्स को बर्न करने का। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारा जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, सडन बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस, बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली। ठीक है, उसके अलावा एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जो फैक्ट्री से निकलता हुआ वेस्ट है या धुआं है, जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, जब वो क्लाउड्स में जाएगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो वाटर में मिक्स होके ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट इनटू, जब नाइट्रस डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड, और जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो रेन है, ये पानी है, मतलब ये जो बारिश है, बारिश के साथ ये एसिड जो है मिक्स हो जाएंगे और इसी बारिश को हम कहेंगे एसिड रेन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं हमारे फ्यूल के बर्न करने के कारण। ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है। आने वाली जो टाइम है उसके लिए काफी हार्मफुल रहेगा, क्योंकि नाउ इट इज ये सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, जो बर्फ की चोटियां हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगी, या फिर बारिश के पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। ये सब चीजें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के ही परिणाम है, जो आज के दिन नाउ डेज हम फेस कर ही रहे हैं। बारिश का पैटर्न जो आपने देखा ही होगा, काफी जगहों पे जो बारिश है इस तरह से हो रही है जैसे मानसून में, जैसे बरसात में होती है। ठीक है, तो बारिश का जो पैटर्न है, ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम फेस कर रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस हैं कि एक्चुअली ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया, ये कुछ गैसेस हैं जो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। उसी को हम कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है। और ये गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताई वो आपको लर्न होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? ओजोन लेयर देखो, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनमें से एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये मेन कोज है हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन का। और ओजोन लेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। देखो, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, 5 डिफरेंट लेयर है ये, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, 5 लेयर्स है। और ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। और क्या होता है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। अब ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ में एंटर ना करे उससे प्रोटेक्ट कर रही है ओजोन लेयर। बट क्या हो रहा है, ये जो हार्मफुल गैसेज अर्थ से निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती हैं, ये जो ओजोन है, ठीक है, ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगा, इसके साथ मतलब इसको ब्रेक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और इस तरह से जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो जाएगी, टूट जाएगी, ओजोन का जो लेयर बनी हुई है ये टूट जाएगी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज जो मेन गैस है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, चलिए, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को क्लोरीन हटा देगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इसको ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा, ओजोन की लेयर को। ठीक है, उसके अलावा एसिड रेन मैंने बता दिया क्या है। जो एसिडिक, जो हार्मफुल गैसेज हैं जो निकल रही हैं आपके, चाहे वो आपकी फॉसिल फ्यूल से हो, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हो, या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन से हो, इनसे जो गैसेस निकल रही हैं ये वाटर में मिक्स होंगी, और नाइट्रस ऑक्साइड वाटर में मिक्स होकर बनाएगी नाइट्रिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होकर बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो एसिड है जब वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, रेन के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एसिडिक रेन। तो एसिड रेन क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वायुमंडल में मौजूद पानी के अणुओं के साथ प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। प्लांट्स पे, लैंड पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हार्म करती है। कौन? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, जैसे ताजमहल की दीवारें जो है वो एसिड रेन की वजह से खराब हो रही हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको काफी इजी लग रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आप ये और आगे करेंगे, देखना कुछ आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और अगर हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ऑफकोर्स आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है फ्लेम। कंबशन हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसमें से जो आपको एक लो सी दिखती है उसको हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, लपट, जो विजिबल पार्ट होता है फ्यूल का, मतलब फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो हमें दिखती है, लपट जलते हुए ईंधन का दिखाई देने वाला भाग है। तो कैंडल की फ्लेम डिस्कस करेंगे हम। कैंडल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट होता है आउटर जोन, सेकंड है मिडल जोन, थर्ड है इनर जोन। जो आउटर जोन, जो आउटर बाहर वाला जो पोर्शन होता है कैंडल का, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो वो ब्लू कलर का होता है, इस तरह से ब्लूइश कलर की लाइट होती है, और उसके अंदर जो है वो येलो कलर की लाइट दिखेगी आपको। तो वो बाहर वाला जो पोर्शन है, जो आउटर जोन है, वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? वो ब्लू कलर का हमें इसलिए दिखता है बिकॉज वहां पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, दैट्स व्हाई वहां जो कंबशन हो रही है वो कंप्लीट कंबशन होती है। जो आउटर लेयर है वहां जो कंबशन हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है, दैट्स व्हाई वहां की जो लो है वो ब्लू कलर की दिखेगी आपको। उसके अलावा जो बीच की लेयर है वो येलो या येलोइश ऑरेंज जैसी आपको दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। बाहर जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, बट अंदर वाली जो लेयर है वहां पे इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दैट्स व्हाई वहां जो कंबशन होती है
पार्शियल कंबशन हो रही है और उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। उसके अलावा जो थर्ड जोन है दैट इज इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर है, यहाँ पे कैंडल की विक के पास यहाँ पे होता है। और अगर आपने कई बार यहाँ टच भी किया होगा तो आपका हाथ काला ब्लैक हो जाता है। और ये जो लो है ब्लैक कलर की होती है। और ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते। जो वैक्स के वेपर्स हैं वो प्रॉपर जल नहीं पा रहे, वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कलर है ब्लैक रहता है। और यहाँ पे कैसी कंबशन होती है? इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। तो जो कैंडल है, कैंडल में आपको 3 कलर्स मिलेंगे। जो फर्स्ट है आउटर जोन, उसमें ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। और जो आउटर जोन है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का। जो सेकंड जोन है मिडल जोन, जो कि पार्शियल कंबशन होती है और येलो कलर का होता है। यहाँ पे मॉडरेट हॉट होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता, मॉडरेट हल्का गर्म होता है। उसके अलावा जो थर्ड जोन है इनर मोस्ट जोन, अनबर्न्ड वैक्स के जो वेपर्स है ब्लैक कलर का होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। जहां कंप्लीट कंबशन होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये जो थर्ड पार्ट है इनर मोस्ट जोन है, ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है ये। ठीक है, तो कैंडल के ये 3 पार्ट हैं, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर मोस्ट जोन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इन जोन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लेम से। अब ये है तीनों जोन हमने डिस्कस कर लिए। इनर मोस्ट जोन सबसे अंदर वाला डार्क जोन होता है, सबसे कम गर्म होता है, अनबर्न वेपर्स यहाँ होते हैं। बीच वाला मिडल जोन जिसे ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। एंड येलो कलर का यहाँ पे लो होती है, पार्शियल कंबशन होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। जो आउटर मोस्ट जोन है, सबसे बाहरी जोन है, वो ब्लू कलर की होती है, कंप्लीट कंबशन होता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है वाई फ्लेम हैज डिफरेंट कलर। जो फ्लेम है उसके डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? तो अभी हमने देखा डिफरेंट कलर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे कंबशन डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दैट्स व्हाई ब्लू कलर की लाइट आपको दिखती है। अंदर जो उसके मिडल वाला पार्ट है वहां पे पार्शियल कंबशन हो रहा है। वहां कैसा कंबशन हो रहा है? पार्शियल। दैट्स वहां येलो आपको कलर दिख रहा है। जो अंदर वाला कलर है, इनर जोन है, यहाँ आपको ब्लैक कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। यहाँ पे किस तरह की कंबशन है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। सो ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंबशन, दहन के विभिन्न स्तरों के कारण हमें डिफरेंट कलर मिलता है। येलो कलर बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, और यू कैन से पार्शियल कंबशन, और ब्लू कलर में कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो फ्लेम कंबशन और फ्लेम वाला टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच गिव्स फ्लेम ऑन बर्निंग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस, ये 4 सब्सटेंस आपके पास दिए हुए हैं A B C D। इनके स्टेट दिए हुए हैं कि A सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, B सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, C सब्सटेंस भी सॉलिड में, D भी लिक्विड में है। अब इनका बताया है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस वेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस फ्लेम कब प्रोड्यूस करेगा? कोई भी सब्सटेंस फ्लेम तब प्रोड्यूस करेगा अगर वो जलने पर वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडल है, कैंडल के वेपर्स जो वेपर्स क्या होते हैं? गैशियस फोम। तो कैंडल के जो वेपर्स हैं, जो गैशियस फोम है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वेपर्स। मतलब जो फ्लेम है ना, जो फ्लेम हमें दिख रही है, ये फ्लेम कैसे हमें दिख रही है? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ वेपर्स। उन वेपर्स के जलने की वजह से हमें वो लो दिखती है। ठीक है, तो अगर जहां पे वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे फ्लेम हमें दिखेगी, जहां पे वेपर्स नहीं है वहां जो है फ्लेम नहीं होगी। तो वेपर्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? बर्निंग, जहां वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकंड और थर्ड में वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं ना, तो जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन वेपर्स की वजह से ही जो फ्लेम है वो हमें दिखती है। तो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बी और सी में, तो जहां वेपर्स प्रोड्यूस होंगे वहां पे फ्लेम भी प्रोड्यूस होगी। इन दोनों केसेस में फ्लेम भी प्रोड्यूस होगी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन से सब्सटेंस जो है फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? तो बी और सी दोनों ही सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ लैबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली।
एक लड़की है, उसने इस तरह से उसके पास एक टेस्ट ट्यूब है, तो आपसे ये पूछा गया है इस तरह से कैंडल के कौन से फ्लेम पे वो इस अपने टेस्ट ट्यूब को रखे ताकि उसकी जो टेस्ट ट्यूब है वो जल्दी हीट अप हो जाए, ठीक है, उसका जो पानी है बॉयल करना लग जाए। तो ऐसी कौन सी जोन है जहां पे अनीता को अपनी टेस्ट ट्यूब पुट करनी चाहिए, ए बी या सी, मतलब आउटर मोस्ट जोन पे, या मिडल जोन पे, या फिर इनर मोस्ट जोन पे। तो हमने देखा था कि कैंडल की जो आउटर मोस्ट जोन होती है, जो ब्लू कलर की होती है, वो ज्यादा हॉट होती है। तो दैट्स व्हाई अगर अनीता टेस्ट ट्यूब को आउटर जोन पे रखेगी तो उसकी जो टेस्ट ट्यूब है जल्दी गर्म हो जाएगी, वाटर जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा। तो उसको अपनी टेस्ट ट्यूब कौन से जोन पे रखनी चाहिए? ब्लैक जोन पे नहीं, येलो जोन पे नहीं, ब्लू या येलो दोनों भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ब्लू जोन या येलो जोन। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू और येलो में से कौन सा ज्यादा गर्म होगा, तो ब्लू जोन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो जो इसका थर्ड है ब्लू जोन है, वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्लू जोन जो है सबसे होटेस्ट पार्ट होता है, मिडल उससे कम होता है, इनर सबसे कम होता है। तो इधर ब्लू जोन और येलो जोन नहीं होगा, ब्लू जोन जो है राइट आंसर है। तो नीले क्षेत्र पे अगर वो अपनी टेस्ट ट्यूब को रखेगी तो उसका वाटर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। असर्शन है कि एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, कि जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं ना उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है, और हमने देखा है घर में जब हम एलपीजी जलाते हैं तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। तो वो ब्लू फ्लेम क्यों निकलती है? बिकॉज एलपीजी अंडरगो कंप्लीट कंबशन, क्योंकि एलपीजी में कंप्लीट कंबशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वो ब्लू कलर की होती है। तो यस, दिस इज ट्रू। मैंने भी आपको बताया था जहां पे कंप्लीट कंबशन होगा वहां पे जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी? ब्लू कलर की होगी। जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन है तो वहां पे या तो येलो होगी या फिर ब्लैक से डस्ट पार्टिकल्स ब्लैक पार्टिकल्स आपके हाथ के साथ चिपकेंगे, सूट जो है वो चिपक जाएगा, आपके हाथ के साथ लगेगा जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होगी। तो कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम, या पार्शियल कंबशन में येलो फ्लेम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी और रीजन भी। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आप कौन सा टॉपिक चाहते हो डिस्कस करना, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी साइड से डाइजेस्टिव सिस्टम आई एम प्लानिंग, फिर उसके बाद एसिड बेस और सॉल्ट, या फिर पहले सारे सिस्टम कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये सारे सिस्टम पहले कर लेते हैं, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर आप पहले करना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये नोट्स आप ले लेना टेलीग्राम चैनल से, रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।